कोई नहीं जानता कि देवपुर को आखिरी बार सूरज की रोशनी कब मिली थी। वो गांव जो नक्शों से मिटा नहीं बल्कि शापित कर दिया गया, जहां तंत्र अधूरा है और सिद्धि अब भी किसी को बुला रही है। पिशाच सिद्धि शुरू हो रही है। पिशाच सिद्धि रक्त तंत्र का शाप एपिसोड 1। कोई नहीं जानता कि देवपुर को आखिरी बार सूरज की रोशनी कब मिली थी। जंगलों के घने जाल के पीछे छुपा हुआ वो गांव मानो जमीन पर नहीं, किसी शापित कालखंड में फंसा था। आधे जले मकान, धुएं में बुझती हुई मंदिर की घंटियां और हवा में एक ऐसी सड़ांत जो सिर्फ उन जगहों में होती है जहां आत्माएं जलकर राख हो चुकी हों। निखिल ने पहली बार उस गांव का नाम सुना था, एक सुनसान लाइब्रेरी के भूले हुए सेक्शन में रखी एक किताब से, रक्त तंत्र और अधूरी सिद्धियां। किताब का आखिरी चैप्टर किसी ने खून से काट कर फाड़ दिया था। वहीं लिखा था, देवपुर पिशाच सिद्धि का अंतिम प्रयोग स्थल। निखिल एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री मेकर था, मगर उसका जुनून कैमरे से कहीं ज्यादा गहरा था। उसे अंधेरे में उतरना पसंद था, उसे लोगों के डर की जड़ में पहुंचना पसंद था। उसके साथ थी रिया, उसकी कैमरा असिस्टेंट, जो हमेशा खामोश रहती थी। विवेक, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो खुद को तांत्रिक ज्ञान का शोधकर्ता कहता था। आदित्य, साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो हर चीज को चुटकियों में मजाक बना देता। वे चारों एक जीप में देवपुर की ओर निकल पड़े। रास्ता कच्चा था, पेड़ इतने घने कि दिन में भी अंधेरा महसूस होता था। जीपीएस ने बीच रास्ते काम करना बंद कर दिया। सिग्नल तो जैसे गांव की सीमा लांघते ही आत्महत्या कर चुका था। देवपुर के पहले एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जिस पर पत्तियों के नीचे फेडेड शब्द दिखे। यहां जो गया वह केवल शाप बनकर लौटा। जीप जैसे ही गांव में पहुंची, सब कुछ थम सा गया। हवा चल रही थी मगर पत्ते नहीं हिले। पेड़ खड़े थे मगर उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। सब कुछ जैसे रुका हुआ था, या फिर नजरें गड़ाकर उन्हें घूर रहा था। रिया ने कैमरा ऑन किया। सबसे पहला शॉट लिया एक टूटी हुई मूर्ति का, जिसके मुंह पर लाल रंग से खींची गई लंबी लकीरें थीं, जैसे किसी ने उसका चेहरा नोचकर उसमें कुछ बंद किया हो। विवेक पास की एक दीवार पर ध्यान से देख रहा था। उस पर एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ था, मगर उसमें जो रंग भरा था वो सूखा हुआ खून लग रहा था। ये आज का है, विवेक बुदबुदाया। तू पागल है क्या? इतना पुराना गांव और ताजा खून, आदित्य ने हंसते हुए कहा। लेकिन कोई हंसी नहीं आई। वे लोग एक पुराने घर में रुके, या जो कभी घर हुआ करता था। छत आधी गिर चुकी थी, दीवारें धुइयों से काली थीं और एक कोने में जले हुए दियों की राख अब भी पड़ी थी। वहां रात बिताने के लिए उन्होंने कैमरे, ट्राइपॉड, साउंड रिकॉर्डर और टॉर्च सेट की। रात होते ही अजीब चीजें होने लगीं। रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। जब उसने कैमरा घुमाया तो लेंस के बीचों बीच एक चेहरा झलकता सा दिखा, अधजला, विकृत और आंखों से खून बहाता हुआ। एक पल में वो गायब हो गया। आदित्य को नींद में चलते हुए देखा गया। वह पुराने तंत्रमंडल के बीच खड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ किसी अज्ञात मंत्र को दोहरा रहे थे। उसकी आवाज धीरे धीरे किसी और आवाज में बदल रही थी, जैसे दो आत्माएं एक शरीर से बोल रही हों। सुबह सबको एक पुरानी डायरी मिली, मंदिर के तहखाने में छुपी हुई। खून से सने पन्नों पर लिखा था, त्रैलंग नामक साधु ने अंतिम बार पिशाच सिद्धि का प्रयोग यहीं किया। उसे मोक्ष नहीं, अमृता चाहिए थी, वो भी रक्त के बदले। चंद्र ग्रहण की रात जब मानव बलि दी जाएगी, तभी वह पूर्ण रूप से पिशाच बन सकेगा, अमर और भूखा। निखिल की सांसें रुक गईं। किताब की आखिरी पंक्ति जैसे उसकी आत्मा को चीर गई। और यदि सिद्धि अधूरी रही तो वो तब तक भूखा भटकेगा जब तक कोई नया साधक खुद को समर्पित न कर दे। उसी रात रिया के हाथ पर कुछ निशान उभर आए। शुरुआत में वे सामान्य कट जैसे लगते थे, मगर जब उसने टॉर्च की रोशनी में उन्हें देखा, वे तांत्रिक यंत्र की आकृति ले चुके थे और खून अपने आप रिस रहा था। रिया ने अपनी नींद में खून से दीवार पर कुछ चित्र बनाए, एक तांत्रिक यज्ञ,
एक रक्तमंडल और उसके बीच एक आदमी जिसका चेहरा निखिल से मिलता जुलता था। निखिल को अब सपने आने लगे। वो खुद को उस यज्ञ के बीच देखता। विवेक उसे बलि के लिए पकड़कर खड़ा करता, आदित्य मंत्र पढ़ता और रिया, उसकी आंखें अब लाल हो चुकी होती, एक त्रिशूल से उसके सीने की ओर बढ़ती। वो चीख कर उठता, मगर कमरे में वो अकेला नहीं होता। कमरे की दीवार पर अब वही चित्र उभरे होते जो रिया ने बनाए थे। विवेक ने धीरे से कहा, तू समझ नहीं रहा निखिल, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। तू इस सब का हिस्सा नहीं, तू ही केंद्र है, तुझे ही चुना गया है। किसने चुना? निखिल फुसफुसाया। विवेक की आंखें धुंधली हो गईं। जिसने तुझे बुलाया है? निखिल का मन डगमगाने लगा। क्या वो जो देख रहा था वो सिर्फ हेलुसिनेशन था या कुछ सच में उसे अपनी ओर खींच रहा था? तभी अंधेरे में एक धीमी आवाज आई जो किसी और ने नहीं सुनी। मुझे पूर्ण कर और तुझे सिद्ध करूंगा। उस रात कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक अजीब चीज कैद हुई। निखिल बिस्तर पर सो रहा था, मगर एक और निखिल, अधजला चेहरा, बिना आंखों के उसकी ओर झुकता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। अगली सुबह सबने देखा कैमरे की बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो गई थी। कमरे की घड़ी उल्टी चल रही थी और दीवार पर खून से एक वाक्य उभरा था, अभी तो शुरुआत है। देवपुर की सीमाओं से दूर एक और इंसान किसी डस्टी लाइब्रेरी में वही डायरी पढ़ रहा होता है। आखिरी पेज पर ताज़ा खून की बूंदें पड़ती हैं और एक परछाई धीरे से उसके पीछे खड़ी हो जाती है। अगर तुमने ये देखा है तो अब तुम देवपुर के शाप से बंध चुके हो, क्योंकि डर की ये शुरुआत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी तो शुरुआत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अगले अध्याय के लिए, क्योंकि अगली रात तंत्र का द्वार खुलेगा। जिसे तुमने देखा वो सिर्फ दरवाजे की दस्तक थी, अब वो दरवाजा खुलने वाला है। एक पुरानी डायरी, एक भूखा साधु और एक तंत्र जो अधूरा नहीं रहना चाहता। एपिसोड 2, तंत्र का द्वार, जहां हर मंत्र तुम्हारे लहू से गूंजेगा।